नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज। कौन कौन सी? तो भैया, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया है किसको? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को। इससे पहले भी इसकी एक टेस्टिंग हो चुकी है। यहां पे हेलीकॉप्टर के थ्रू 4,500 किलोमीटर की ऊंचाई पे लेके जाया गया RLV-TD को और वहां से नीचे छोड़ दिया गया। उसके बाद इसने लैंडिंग की। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में देखेंगे। फिर जी किशन रेड्डी साहब, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं, इन्होंने बोला है कि 2047 तक इंडिया $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी होगा। कम से कम 10 करोड़ इंडियन पैसेंजर्स इंडिया के अंदर आएंगे, इंटरनेशनल पैसेंजर्स इंडिया के अंदर आएंगे 2047 तक। जो डोमेस्टिक टूरिज्म होगा तो बढ़ेगा ही, कम से कम 10 करोड़ बाहर से लोग आएंगे। तो ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन प्लान कर रहा है वो फॉरेन स्टूडेंट्स जो इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंडिया का ही ब्रांड एम्बेसडर बनाने की। देखिए, फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ने आते हैं, बहुत सारे इंडिया के बाहर चले जाते हैं अपने होम कंट्री में। तो जब वो बाहर जाएं तो वो इंडिया की कल्चरल एथोस और वैल्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएं। तो इसके बारे में बात करेंगे। एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें यह बताया गया कि मेडिकल स्टूडेंट स्ट्रेस के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ये जो आप कह लीजिए पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में डिमांड दायर की है कि भाई सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर अलाउ की जाए, इस बात को लेकर जो धर्म गुरु है उनका क्या बोलना है, इसके व्यू पॉइंट्स को देखेंगे। फिर आगे चलते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑटिज्म को लेकर एक आर्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जापान का इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स में बोलना, FOIP जो आपकी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की पॉलिसी आई है जापान उसकी तारीफ कर रहा है। कुछ खास है नहीं देखिए इस आर्टिकल में जापान इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स, बट एक बार इसको देखेंगे। पार्लियामेंट के अंदर यह सबमिट किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में, कि सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड अगर नियम कानून बनेगा तो पार्लियामेंट बना सकती है, जुडिशरी में नहीं बनना चाहिए। और ये बेसिकली केंद्र की सरकार कौन से बेसिस पे बोल रही है, तो बेसिस बताया गया है यहां पे प्रोक्रिएशन। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये अनरियलिस्टिक बजट तेलंगाना का, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट मुझे आर्टिकल लगा नहीं, इसको आप खुद से हैंडल कर लीजिएगा, हालांकि उतना जरूरी नहीं है अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो। रेयर डिजीजेस को लेके ओवरऑल यहां पे जो पॉलिसी निकाली गई है जिसमें रेयर डिजीजेस की दवाइयों के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट मतलब एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड, नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड, मतलब एक दूसरे से अलग। तो इसको आप बोलोगे डिस्पैरेट। पहली न्यूज, GS पेपर 2, इंडियन सोसाइटी सोशल एम्पावरमेंट ऑन सेम सेक्स यूनियन, फेथ लीडर शो रियर यूनिटी। वैसे तो जो अलग अलग धर्म के धर्म गुरु होते हैं वो पर्सनल फैक्ट्स और सोसाइटल वैल्यूज को लेके आपस में एक दूसरे के साथ टकराते से नजर आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट देते हुए नजर आते हैं। बट एक टॉपिक है और वो है सेम सेक्स मैरिज, जहां पे सारे फेथ के लीडर्स एक वॉइस में बोल रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद, फिर जमियात उलामा ई हिंद, फिर कम्युनियम ऑफ चर्चेस, फिर अखाल तख्त, इसके साथ अजमेर दरगाह के रिप्रेजेंटेटिव्स, जैन गुरुस, ये सब यहां पे बैठे और इन सब ने बोला कि देखिए लीगल सैंक्शन सेम सेक्स मैरिज को देना सही नहीं है, ये नेचुरल फैमिली ऑर्डर के अगेंस्ट है और इनके स्क्रिप्चर्स, इनके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी ये बोलना है कि ये सेम सेक्स मैरिज को अपोज करते हैं, हालांकि सेम सेक्स रिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, RSS कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ अलाइंड है, तो इस रिस्पेक्ट में चूंकि सरकार का स्टैंड यह है कि 377 डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिश्तों के लिए तो परमिशन दे दी है, बट सेम सेक्स मैरिज की परमिशन उस नवतोज जहर वाले आप कह लो केस में जुड़ी हुई थी, ऐसा पेटिशनर्स का बोलना है। कुछ पेटिशनर्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे ऑन बिहाफ ऑफ LGBT पीपल, और उन्होंने बोला है कि नवतेज जौहर जो केस आया था जिसमें 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, सेम सेक्स मैरिज को सही, मतलब सेम सेक्स रिलेशनशिप को वैलिड मानना था, उसमें सेम सेक्स मैरिज भी कवर हो गई, लेकिन केंद्र की सरकार बोल रही कवर नहीं हुई। तो RSS बोल रहा है कि ठीक है, हम सेम सेक्स रिश्तों को मानते हैं बट मैरिज को नहीं मानते। ठीक है, फिर स्पेसिफिक आप देख लो व्यू पॉइंट्स देखते हैं। जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर, इनका यह बोलना है कि आदमी और औरत के बीच की शादी करेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है, सेम सेक्स मैरिज के हम लोग खिलाफ हैं, इनका यह कहना है। अगर ऐसा होता है, सेम सेक्स मैरिज अलाउ की जाती है, तो ये हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज के अगेंस्ट होगा। ओके,
इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि हम तो सेक्शन 377 के डीक्रिमिनलाइजेशन के भी अगेंस्ट थे, उसको डीक्रिमिनलाइज भी नहीं होना चाहिए था, सेम सेक्स रिश्ते भी अलाउ नहीं करना चाहिए, इनका ये बोलना है। अजमेर दरगाह के सलमान चिश्ती जी यहां पे क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस बिटवीन पर्सनल लॉज एंड एक्सेप्टेड सोसाइटल वैल्यूज वाज इन डेंजर, साइटिंग इस्लामिक बिलीव्स टू बट्रेस हिज स्टैंड अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज। तो ये भी सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जैन गुरु आचार्य लोकेश जी वो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो एंशिएंट वैल्यूज है सोसाइटी की वो यहां पे वॉयलेट हो जाएंगी। जैनिज्म में भी जो शादी है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ फैमिली ट्री, समथिंग नॉट पॉसिबल इन सेम सेक्स मैरिटल लाइन्स। मतलब ओवरऑल शादी एक ऐसा बंधन है जिससे ओवरऑल हमारी सोसाइटी प्रोक्रिएट कर सके, आगे बच्चे आ सकें, हमारी सिविलाइजेशन कंटिन्यू कर सके। अब सेम सेक्स मैरिज में तो ये होने से रहा। फिर कम्युनियन ऑफ चर्चेस का यहां पे क्या बोलना है कि मैरिज इज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन इन द क्रिश्चियन फेथ। ये दो पर्सन सेम सेक्स का पूरा नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल यूनियन ऑफ टू पर्सन ऑफ द सेम सेक्स कैन नॉट हैव द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। इनफैक्ट कम्युनियन ऑफ चर्चेस ने तो प्रेसिडेंट को भी चिट्ठी लिखी है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जो सिख लीडरशिप है अकाल तख्त की वो भी बोल रहे हैं कि ये सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट है। तो ये सब बातें सारे के सारे धर्मगुरु यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भैया वो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट है। अभी के लिए हुआ यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक 3 जज की बेंच को लीड कर रहे थे। 13 मार्च को उन्होंने बोला कि आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंदर इस पर्टिकुलर केस को हम एक हायर बेंच को रेफर कर रहे हैं। देखिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब का बोलना है कि ये सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना यहां पे एक इंटरप्ले है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी। मतलब कि ओवरऑल एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी में, सब में। तो एक तो उनको फ्रीडम देनी है। दूसरा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑलरेडी बहुत सारे सेट ऑफ लॉज इंडिया में प्रोमुलगेटेड हैं जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। तो एक बैलेंस बिठाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां पे इन्वॉल्व है। इसलिए आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंदर इस पर्टिकुलर मैटर को 5 जज बेंच को रेफर कर दिया गया। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 क्या बोलता है? द केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। 5 जजेस से शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो 145 क्लॉज 3 ये बोलता है कि वो केसेस जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है उसको कम से कम 5 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नवतेज सिंह जोहर केस 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, सेम सेक्स रिश्ते की परमिशन दे दी गई। लेकिन पिटिशनर्स बोल रहे हैं कि जब सेम सेक्स रिश्ते की परमिशन दी है तो आपने शादी की परमिशन भी दे ही दी है। अब इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी है दोस्तों, वो भी यहीं डिस्कस कर लेता हूं। टॉपिक्स में कंटिन्यूटी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो वर्सेस इंडिया का जो जजमेंट है उसमें लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया। अभी आपको बताया ना मैंने कि आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देखेगी। तो ये तो 3 जज की बेंच ने 5 जज की बेंच को रेफर किया मैटर, तो रेफर किया गया सुप्रियो वर्सेस इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में। तो कहीं पे ये पर्टिकुलर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए कि सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में 3 जज की बेंच ने केस को 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया है अंडर सेक्शन 145(3), जो कि यहां पे इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। दो चीजों के बीच में इंटरप्ले देखा जा रहा है, एक तो राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी, दूसरा जो ऑलरेडी स्टैट्यूटरी आपके नियम कानून बने हुए हैं जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं करते। अब क्या है कि जब सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने काउंटर एफिडेविट में केंद्र की सरकार ने ज्यादा कुछ बोला नहीं था। केंद्र की सरकार का इनडायरेक्ट स्टांस यही था कि ठीक है आप 377 को डीक्रिमिनलाइज कर देते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सेम सेक्स मैरिज के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है तो केंद्र की सरकार क्लियर कट अपने काउंटर एफिडेविट में सबमिट कर रही है कि भाई देखिए आप सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज मत करिए। अगर कोई सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर सकता है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। और केंद्र की सरकार का क्लियर स्टैंड है कि इंडियन एथोस के हिसाब से सेम सेक्स मैरिज फिट नहीं बैठती। अब सेंटर के इस स्टांस को सिविल सोसाइटी, एडवोकेट, एकेडमिक और स्कॉलर अपोज कर रहे हैं। सेंटर का ये जो आर्गुमेंट है कि इंडियन ट्रेडिशन, एथोस, कल्चर और सोसाइटल कंसेप्शन में सेम सेक्स मैरिज सेट नहीं बैठती, इस बात से बहुत सी सिविल सोसाइटी के लोग नाराज हैं। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि मैरिज एक सैक्रामेंट है, एक पावन रिश्ता है बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल में, और जिसका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो बच्चों को कंसीव करें। इसलिए सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये यहां पे केंद्र की सरकार का फाउंडेशनल बेसिस है।
अब ऑथर यहां पे बोल रहा है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली में एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को लाइफ लिबर्टी नहीं दी जा रही शादी की, तो उससे उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। क्या सेम सेक्स मैरिज यहां पे अलाउ होनी चाहिए? केंद्र की सरकार का स्टैंड किस हिसाब से सेट बैठ रहा है, ये सब चीजें देखते हैं। देखिए, केंद्र की सरकार के पर्सपेक्टिव से एक चीज यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो है प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन समझते हैं? एक आदमी औरत मिलकर प्रोक्रिएशन कर सकते हैं, एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज में ये प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता। तो मैरिज के बेस में, मैरिज के कंसेप्ट में प्रोक्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे समझना जरूरी है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में जाते हो तो उसमें यह लिखा हुआ है कि शादी होने के बाद भी अगर आपकी मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है, कंज्यूमेशन नहीं हुआ है उसका, तो उस कंटेक्स्ट में आपकी शादी को नल एंड वॉइड बोला जा सकता है, क्योंकि प्रोक्रिएशन की जो एक्टिविटी है आपने शुरू नहीं किया। देखिए, कंज्यूमेशन नाम का शब्द, प्रोक्रिएशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। व्हाट इज दिस कंज्यूमेशन? मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। नॉर्मल कर केसेस में जब शादियां होती है, जैसे हिंदू शादी हुई, तो हिंदू शादी में एक आदमी और शादी कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे फेरे होते हैं, पूजा होती है, हवन होता है। तो दैट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी मैरिज को रिलीजियस टर्म्स में, मतलब जो भी प्रैक्टिसेस है रिलीजियस प्रैक्टिस, उसके टर्म्स में कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमेट कर रहे हैं, मतलब उसको लीगलाइज कर रहे हैं। एक कंज्यूमेशन का मतलब यह भी होता है कि शादी के बाद जो आदमी और औरत है वो आपस में सेक्सुअल रिलेशंस को स्थापित करे, इसको भी कंज्यूमेशन बोला जाता है। और बेसिकली जो सेक्सुअल रिलेशन को स्थापित करने वाला पॉइंट है ना, इससे प्रोक्रिएशन की मतलब आप कह लो प्रक्रिया शुरू होती है। प्रोक्रिएशन मतलब एक बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 12 में कंज्यूमेशन होना जरूरी है शादी का, और उस कंज्यूमेशन का लीगल कारण क्या है? प्रोक्रिएशन। प्लेजर एक अलग रीजन हो सकता है, बट फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या समझा जाता है? प्रोक्रिएशन। ज्यादातर केसेस में एक कपल बच्चा पैदा करता ही है, इसी से सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर प्रोक्रिएशन और कंज्यूमेशन वाला एलिमेंट निकल के नहीं आता है तो शादी को नल एंड वॉइड बताया जा सकता है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि प्रोक्रिएशन एक प्रीमाइस हो सकता है, और अगर प्रोक्रिएशन एक प्रीमाइस है तो सेम सेक्स मैरिज में वो प्रीमाइस सेट नहीं बैठता। सेम सेक्स मैरिज में प्रोक्रिएशन वाला कंसेप्ट ही नहीं उठेगा। अब सेक्सुअल कंज्यूमेशन वाला कंसेप्ट उठेगा कि नहीं उठेगा, वो आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, बट प्रोक्रिएशन इज नॉट पॉसिबल इन सेम सेक्स मैरिज। तो इस बेसिस पे ओवरऑल केंद्र की सरकार की बात यहां पे सेट बैठती है कि आप सेम सेक्स मैरिज को अलाउ मत करो। फिर अगर आप देखो तो मैरिजेस इंडिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर से डिटरमिन की जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1957, मुस्लिम पर्सनल लॉज, तो ये सब आपको दिख रहा है। फिर आप देखो तो एक सेक्युलर लॉ है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ऑथर ये भी बोल रहा है कि अगर आप सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट को ध्यान से पढ़ो तो थोड़ी सी इसकी भाषा जेंडर न्यूट्रल है, तो हो सकता है यहां पे एक इनडायरेक्ट सिग्नल निकल के आ रहे हो कि हाँ भाई ओवरऑल सेम सेक्स मैरिज को अलाउ भी किया जा सकता है। तो वेराइड मैनिफेस्टेशंस है यहां पे। स्पेशल मैरिज एक्ट की भाषा अगर आप देखोगे सेक्शन 4 की, तो हल्की फुल्की आपको जेंडर न्यूट्रल नजर आएगी, तो इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ भाई सेम सेक्स शादी हो सकती है। वहीं पे अगर आप सेक्शन 12 देखते हो हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसमें आपको यह समझ में आएगा कि कंज्यूमेशन का मेन कारण प्रोक्रिएशन है। सेम सेक्स मैरिज में प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता, प्रोक्रिएशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो सेम सेक्स मैरिज सही नहीं मानी जा सकती। तो कुछ हद तक केंद्र की सरकार का भी ये पॉइंट सही है। तो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं मिलकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को हिला रहे हैं कि भाई सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक्चुअल देखिए दोस्तों, वजह यह है कि जब तक हमारी सोसाइटी सूटेबली एडवांस नहीं होगी अपने थॉट प्रोसेस में, जब तक ओवरऑल सोसाइटी के लोग इस पर्टिकुलर सत्य के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे कि सेम सेक्स के लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इतना हम ब्रॉडन नहीं करेंगे अपने थॉट प्रोसेस को, तब तक ये चीज इंडिया के अंदर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे कि एक और चीज है लिव इन रिलेशनशिप्स। लिव इन रिलेशनशिप्स में एक लड़का एक लड़की आपस में एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, वो शादी नहीं करते हैं। तो आज की डेट में अगर आप सोशल एक्सेप्टेबिलिटी देखो लिव इन रिलेशनशिप्स की, तो वो ज्यादा है नहीं। ओके, लिव इन रिलेशनशिप्स को कुछ ज्यादा एडवांस्ड बन के देखा जाता है। हमारे कंजर्वेटिव टाइम्स में जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है उनको कैरेक्टरलेस की आप कह लो उपाधि भी कभी कभी दी जाती है, लेकिन वो उनका पर्सनल प्रेरोगेटिव है, उसमें किसी और का कुछ बोलना नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो लिव इन रिलेशनशिप्स भी इंडिया के अंदर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का जो प्रीमाइस है इंडिया के अंदर, वो बहुत हद तक आपके सोशल एडवांसमेंट पे भी मतलब डिपेंड करता है।
तो कुल मिला के केंद्र की सरकार अगर यहां पे बोल रही कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं करनी, तो पूरी तरीके से यहां पे केंद्र की सरकार गलत नहीं है। ठीक है, तो ये बातें इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है आप भी बताना दोस्तों। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो भैया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग हुई है इसरो के द्वारा एरोनॉटिकल टेस्ट ट्रेन चल्लाकरे चित्रदुर्ग में। एक आईएएफ चिन्यूक हेलीकॉप्टर आरएलवी टीडी को 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से ड्रॉप करता है और उसके बाद उसकी यहां पे लैंडिंग कराई जाती है। ओके भाई, यहां पे जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसका जो रिलीज हुआ ऑटोनॉमस था। इसने अप्रोच और लैंडिंग मैन्यूवर्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया। इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम था, इसने ऑटोनॉमस लैंडिंग कराई है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की एयर स्ट्रिप पे सुबह 7:40 पे। तो आप यहां पे देख सकते हो कि एक विंग्ड बॉडी, ये आरएलवी टीडी एक विंग्ड बॉडी है। इसमें आपको इस तरफ विंग भी नजर आ रही है। विंग के साथ साथ अगर आप देखो तो ट्विन वर्टिकल टेल्स भी आपको नजर आ रही है, एक नोज कैप आपको यहां नजर आ रही है, फ्यूजलेज तो इसका है ही। फिर इसके अंदर एक्टिव कंट्रोल सर्फेसेस हैं, एलेवॉन्स और रेडर। इससे पहले भी आरएलवी टीडी का फ्लाइट टेस्टिंग 23 मई 2016 को श्रीहरिकोटा में हो चुका है। उस समय पे भी ऑटोनॉमस नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में पैरामीटर्स हमको बिल्कुल सही नजर आए थे। और अभी पहली बार ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में कि 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हेलीकॉप्टर लेके गया आरएलवी टीडी को और वहां से ड्रॉप कर दिया। ठीक है भाई, तो हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनॉमस लैंडिंग, पावर्ड क्रूज फ्लाइट, ये सारे के सारे पैरामीटर्स यहां पे आरएलवी टीडी के रिस्पेक्ट में चेक किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स अंडर स्ट्रेस। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज और बहुत अच्छे इंडिकेटर्स और स्टैटिस्टिक्स यहां पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन के पास एक आरटीआई मारी गई। उस आरटीआई की रिस्पांस में नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंफॉर्मेशन सबमिट की है कि पिछले 5 सालों में 64 एमबीबीएस स्टूडेंट और 55 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड में अपनी जान ले ली है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखो तो 1166 मेडिकल स्टूडेंट्स 1160 मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वो मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गए। ठीक है, तो ओवरऑल इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि भाई ओवरऑल वो लोग जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में। ये जो 1166 लोग पढ़ाई से ड्रॉप कर गए कॉलेजेस, हो इसमें से 160 तो एमबीबीएस पढ़ रहे थे और 1006 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, तो सुसाइड और सुसाइडल आइडिएशन के केसेस मेडिकल स्टूडेंट्स में बढ़ते नजर आ रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि इंडिया का एपेक्स मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसने 2022 के एंड में सारे मेडिकल कॉलेज से क्या बोला कि आप सुसाइड्स पे डाटा कंपाइल करो और उन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे कंपाइल करो डाटा जिन्होंने 5 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? चूंकि नेशनल मेडिकल कमीशन यहां पे जानना चाहता था कि किस हद तक कॉलेजेस में रैगिंग के चलते और ओवरवर्क के चलते लोग या तो सुसाइड कंडक्ट कर लेते हैं बच्चे, या ओवरऑल मेडिकल की पढ़ाई ही छोड़ के चले जाते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी लगातार चिट्ठी लिखते रहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन को कि यहां पे आप कुछ करिए, हमारे बच्चे स्ट्रेस में हैं। स्टडी में अगर आप देखो तो जो 358 सुसाइड डेथ्स हैं उसमें से मेडिकल स्टूडेंट्स 125 है, रेजिडेंट डॉक्टर्स 105 है। रेजिडेंट डॉक्टर्स क्या होते हैं? डॉक्टरी की पढ़ाई आपकी पूरी हो गई है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में सीनियर फिजिशियन के अंदर आप जॉब कर रहे हो, वहीं पे रह रहे हो और वहीं पे मतलब डॉक्टरी का काम कर रहे हो। और फिजिशियंस 128 हैं। 2010 से लेकर 2019 के बीच में 358 सुसाइड्स में ये ब्रेकअप है। ये किस स्टडी में लिखा है? तो स्टडी का टाइटल है सुसाइड डेथ्स अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स एंड फिजिशियंस इन इंडिया स्पैनिंग अ डिकेड 2010 टू 2009। इस एक्सप्लोरेटरी स्टडी का डाटा कहां से निकाला गया? तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स और गूगल डाटाबेस से। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो जिन फीमेल रेजिडेंट्स और फिजिशियंस ने यहां पे सुसाइड किया था उनकी एवरेज एज उनके मेल काउंटर पार्ट से कम है। सबसे ज्यादा ब्रांच ऑफ मेडिसिन जहां से सुसाइड हुए हैं वो है आपकी एनेस्थीसियोलॉजी 22.4, फिर सेकंड नंबर पे है ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी 16%। सबसे ज्यादा सुसाइड का परसेंटेज है मेडिकल स्टूडेंट्स में 45.2%, फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स 23.1%। फिजिशियंस जिन्होंने मैरिटल डिस्कॉर्ड की वजह से सुसाइड किया है वो है 26.7%। ठीक है, मेंटल इल हेल्थ ये रिस्पॉन्सिबल था 24% सुसाइड्स के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स में और 20% सुसाइड्स के लिए फिजिशियंस में। हैरेसमेंट 20.5% सुसाइड्स का कॉज था। ठीक है ना भाई, वार्निंग के बिना सुसाइड आया 26% केसेस में।
13% बच्चों ने यहाँ पे साइकेट्रिक मदद लेने की कोशिश की थी सुसाइड से पहले। तो ये डाटा अभी के लिए निकल के आ रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर्स को, इतने बड़े स्केल पे क्यों सुसाइड हो रहे हैं? 24/7 शिफ्ट, कोई वर्किंग आवर नहीं, सोते में बुला लिया जा रहा है, फैमिली से दूर है, वर्क एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करता, सो आप ठीक से पाते नहीं, पैसों की कमी है, एग्जाम का स्ट्रेस है, रैगिंग कर रहे हैं सीनियर्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रीजनलिज्म हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। हर बच्चा उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, कुछ बच्चे ओवरऑल थोड़े सेंसिटिव होते हैं जो इस प्रकार का प्रेशर नहीं झेल पाते। इसलिए बोला जाता है कि जो रिस्क ऑफ सुसाइड है अमंग डॉक्टर्स, ये जनरल पॉपुलेशन से 2.5 गुना ज्यादा रहता है। ठीक है ना। लांसेट साइकेट्री ने 2019 के आर्टिकल में, जिसका टाइटल था मेंटल हेल्थ केयर फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आ वे फॉरवर्ड, क्या लिखा था? सुसाइड एंड सेल्फ हार्म आर मेजर हेल्थ एंड सोसाइटल इशू वर्ल्ड वाइड विद द ग्रेटेस्ट बर्डन अकरिंग इन लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। इन्होंने यह भी नोट किया कि ट्रांजिशन टू यूनिवर्सिटी coincides with a critical development period characterized by individuation and separation of family, development of new social connections and increased autonomy and responsibility. At the same time, brain is undergoing accelerated development and is at a heightened sensitivity to risk exposures commonly encountered by university students, including psychological stresses, recreational drugs, alcohol upbringing and sleep restriction. देखिए क्या है, लैंसेट की रिपोर्ट बोल रही है कि जब बच्चा मेडिकल एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वो अकेला हो जाता है, अपने घर से दूर हो जाता है, वहां पे उसको मेंटल मॉरल सपोर्ट देने के लिए उसकी फैमिली नहीं होती, उसके नए सोशल कनेक्शन बनते हैं। और उसके नए सोशल कनेक्शन कैसे हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका एवोल्यूशन कैसे होगा, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा। यहां पे अगर कुछ गड़बड़ लोग उसको मिल गए तो ही इज वल्नरेबल टू सर्टेन रिस्क एक्सपोजर्स। और अगर बंदा यहां पे सेंसिटिव है तो उसके ऊपर साइको सोशल स्ट्रेस पड़ सकता है, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकता है, शराब पी सकता है, उसका स्लीप डिस्ट्रप्शन, ये सब उसके ओवरऑल हेल्थ पे इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इस पर्टिकुलर लैंसेट जर्नल में ये भी बोला गया था कि यूनिवर्सिटीज को एक लीड रोल लेना चाहिए इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ स्टूडेंट मेंटल हेल्थ केयर के लिए। अब नेशनल कमीशन मेडिकल कमीशन की बात कर लेते हैं। पहले हुआ करता था दोस्तों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इसको अबॉलिश करके बनाया गया नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ 4 ऑटोनॉमस बोर्ड ही बनाए गए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये एनएमसी की डे टू डे फंक्शनिंग में मदद करते हैं। काम क्या है एनएमसी का, तो आप आराम से गेस कर सकते हो, लेइंग डाउन पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, assessing the requirements of human resources and infrastructure in healthcare, ensuring compliance by state medical councils along with the regulations under the bill, framing guidelines for the determination of fee for up to 50% of the seats in private medical institutions. आगे चलते, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब ने बोला है इंडिया $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी बनना चाहती है 2047 तक। हम चाहते हैं 2047 तक हमारे यहाँ पे 100 मिलियन या 10 करोड़ से ज्यादा ओवरऑल टूरिस्ट आए। ये 2047 क्यों चुना गया है? 100 साल हो जाएंगे हमारी इंडिपेंडेंस के। तो वेरियस गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, G20 में पहली मीटिंग हो चुकी है, अभी दूसरी मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। इंडिया टूरिज्म सेक्टर में अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। जो पहली G20 TWG मीटिंग हुई थी वो रण ऑफ कच्छ गुजरात में होस्ट हुई थी, ठीक है ना। 200 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, 40 यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, स्टेट और नेशनल आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इन सब की इंपॉर्टेंस को और प्रेजेंस को इंडिया के अंदर हाईलाइट किया गया था। आगे की मीटिंग्स में और हाईलाइट किया जाएगा। फिर इंडिया में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किलिंग, MSME का टूरिज्म में इन्वॉल्वमेंट, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, ये सब यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। इस साल 2023 में 2 मेगा एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल लॉन्च की जाएगी, एक हिमालय में, एक गंगा में। स्टेट्स और इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर केंद्र की सरकार काम करेगी इस साल 2023 में, एक हिमालय में और एक गंगा में टूरिज्म की ट्रेल बनाने के लिए। फिर कुछ और ट्रेल्स बनाई जाएंगी, जैसे कि नर्मदा ट्रेल बनाई जाएगी फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश टू अरेबियन सी। फिर कावेरी रिवर ट्रेल बनाई जाएगी, वेस्ट कोस्ट ट्रेल बनाई जाएगी कच्छ से कन्याकुमारी, ईस्ट कोस्ट ट्रेल बनाई जाएगी वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी। और ये सारी टूरिज्म ट्रेल ऑब्वियस ही बात है बड़े स्केल पे टूरिस्ट को इंडिया के अंदर लेके आएंगे ताकि वो इन ट्रेल्स में इन्वॉल्व होकर इंडिया के कल्चर को और फिजिकल ब्यूटी को देख सके। बेसिकली इंडिया की टोपोग्राफी ऑलरेडी आइडियल डेस्टिनेशन है सस्टेनेबल एडवेंचर टूरिज्म के लिए, बस इसको इवॉल्व करने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। फिर अगली ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसोर्स रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये कंट्री के आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फुटप्रिंट को ग्लोबली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के अंदर जो फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, जब वो इंडिया से बाहर पढ़ के जाएं, वो इंडिया के कल्चरल एम्बेसडर की तरह जाएं। इस समय पे 48,000 से ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं।
और कल की डेट में जब इंडिया से पढ़ के बाहर निकलेंगे तो इंडिया की हेरिटेज, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, टेक्सटाइल, योगा, आयुर्वेदा और क्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। इसीलिए ICCR E3 शुरू कर रहा है एग्जिट इंगेजमेंट इवनिंग। फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ एग्जिट इंगेजमेंट इवनिंग के थ्रू क्या किया जाएगा भाई? पहली बात तो इन फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया के जो इंपॉर्टेंट कल्चर हेरिटेज प्लेसेस हैं वहां पे लेके जाया जाएगा, इनको इंडिया के हेरिटेज के बारे में बताया जाएगा, इनके साथ प्रॉपर तरीके से एंगेज की जाएगी, इनको एल्यूमिनाई माना जाएगा और उस रिस्पेक्ट में इनकी कंटिन्यूटी जो है रिलेशन की इंडिया के साथ मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। जब भी ये केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारों की यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स खत्म करने वाले होंगे, इनके कोर्स खत्म होने के 3 से 4 महीने पहले से इनके साथ एंगेजमेंट शुरू कर देंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हमारी कंट्री के, इन बच्चों को प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पे लेके जाया जाएगा, वहां पे इनकी विजिट कंडक्ट करवाई जाएगी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट बताया जा रहा है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया एक कल्चरल आउटरीच कर रहा है इन बच्चों की तरफ। अभी के लिए इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने खादी कमीशन, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को, इंडियन टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को बोला है कि इस प्रकार की इंगेजमेंट मीटिंग्स आप इन फॉरेन स्टूडेंट्स बच्चों के साथ करिए। आगे आने वाले समय में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ट्राइफेड भी इस प्रकार के एंगेजमेंट इवेंट्स इन बच्चों के साथ करवाएगा। एक और आइडिया है, ये बच्चे इंडिया के लिए बिजनेस भी लेके आ सकते हैं। इंडिया के अंदर किस प्रकार से ट्राइफेड जैसे इनिशिएटिव्स, खादी जैसे इनिशिएटिव्स लोकल लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, MSMEs को एम्पावर कर रहे हैं, तो ये खबर जब इन बच्चों के थ्रू देश के बाहर पहुंचेगी तो बाहर के लोग भी इंडियन प्रोडक्ट्स में ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की बिजनेस पोटेंशियलिटी को भी खंगाल रहा है ये इनिशिएटिव। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के हिसाब से यह बताया गया है कि 2019-20 में 49,348 बच्चे इंडिया में एनरोल थे हायर एजुकेशन में। 2020-21 में नंबर पहुंच चुका है 48,035 पे। तो 48,000 से ज्यादा बच्चे ओवरऑल अगर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। 160 कंट्रीज के बच्चे इंडिया के अंदर पढ़ते हैं, ज्यादातर आते हैं नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, US, UAE, भूटान, सूडान, नाइजीरिया, तंजानिया और यमन से। तो एंगेजमेंट इवनिंग्स अगर इन बच्चों के साथ प्लान की जाएगी तो यूनिक हेरिटेज और जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंडिया के वो उनके सामने मार्केट किए जा सकते हैं। वो इन देयर टर्न अपने कंट्रीज में जाके इन प्रोडक्ट्स को नेचुरली मार्केट करेंगे। इंडिया की एक पॉजिटिव मार्केटिंग होगी। तो ICCR बॉडी का ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल और आयुष के साथ इस बात को लेकर डिस्कशन हो चुका है। एकेडमिक ईयर 2023-24 से ये E3 जो एंगेजमेंट इवनिंग वाला इवेंट है, इसको हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर देंगे। इसको आप बोलते हो एग्जिट इंगेजमेंट इवनिंग्स। तो एग्जिट इंगेजमेंट इवनिंग्स क्या होती है ये आपको भाई पता होनी चाहिए, ये भूलिएगा मत, ठीक है। फिर यहां पे ओवरऑल एक प्रोफेसर सिजारिया हैं। प्रोफेसर सिजारिया कौन है भाई? इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। उनका ये बोलना है कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जाएंगे इन बच्चों को, डिस्प्यूटेड इलाकों में लेके जाएंगे। अब सिजारिया साहब ने अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड इलाका क्यों बोला? इट इज बेस्ट नोन टू देम। बट कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जिन बच्चों की पढ़ाई का 3 से 4 महीना बचा है फॉरेन बच्चों की पढ़ाई का, उनको इंडिया में अलग अलग इंपॉर्टेंट जगह पे लेके जाया जाएगा, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके नॉलेज को वाइड स्प्रेड करने के लिए। अप्रैल 2022 में ICCR ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल। इस पर्टिकुलर पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है टू कनेक्ट विद फॉरेन स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हु हैव स्टडीड इन इंडिया। ठीक है भाई, आ जाते हैं एडिटोरियल्स के ऊपर। करंट अफेयर्स यहां पे खत्म हो चुका है। इंडिया नीड्स अ नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म। फिर ऑथर ये बता रहे हैं कि जब भी ये एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो चूंकि एक इंडियन रिसर्चर हैं जो ऑटिज्म में काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है इनसे पूरी दुनिया में एक ही सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में कितने बच्चे ऑटिज्म से गुजर रहे हैं। तो जब ये सवाल इनके सामने आता है, भीष्मदेव चक्रवर्ती जी के सामने, प्रोफेसर हैं न्यूरो साइंस और मेंटल हेल्थ की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके में, तो ये बोलते हैं कि ये पता करने की जब इन्होंने कोशिश की, क्योंकि हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है, तो इन्होंने पता करने के लिए सबसे पहले तो मेडिकल रिकॉर्ड्स को निकलवाया, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिगर निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कोई सेंट्रल मेडिकल रजिस्ट्री मेंटेन ही नहीं की जा रही है इस बात के लिए कि कितने ऑटिज्म से बच्चे सफर कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम हॉस्पिटल से तो ये बात पता नहीं चल पाएगी कितने बच्चे प्रॉपर तरीके से ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि फिर स्कूलों के रिकॉर्ड को खंगालने की कोशिश की। प्रेवलेंस ऑफ ऑटिज्म इन नियरली 12,000 स्कूल चिल्ड्रन, इनको जाके ऐसा कुछ डाटा निकल के आया। तो बेसिकली हॉस्पिटल से इनको डाटा नहीं मिला, जो थोड़ा बहुत ऑटिज्म से सफर करने वाले बच्चों का इनको डाटा मिला वो कहां से मिला? स्कूल से मिला।
खास बात दोस्तों ये थी कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल बच्चों के साथ ऑटिज्म से सफर करने वाले बच्चे भी थोड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं, वो उतने शार्प नहीं हो पाते, उतने तेज नहीं हो पाते जितने नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ऑथर यहां पे कह रहा है कि देयर इज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना भाई। अब वो बायोकेमिकल पाथवे जिसके चलते कोर ऑटिज्म के सिम्टम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर आ जाते हैं, वो ऑलमोस्ट दुनिया के अलग अलग कल्चर में सेम ही है। द बायोकेमिकल पाथ इज सेम, ऑटिज्म की जो वजह है, बायोलॉजिकल वजह, दैट इज सेम। लेकिन उसके बावजूद भी यूएस में और यूके में जो बच्चे ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं, ओवरऑल उनका जो ऑटिज्म डिसएडवांटेज होगा ना, दैट विल बी लिमिटेड टू वर्बल प्रॉब्लम। बोल वो ठीक से नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हाँ उनका जो आईक्यू है वो एवरेज है, या फिर कह लो हायर देन एवरेज है, ओके। और वो मेन स्ट्रीम स्कूलों में जाते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप उन बच्चों को देखोगे जो ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑटिज्म की हुई नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिला नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल भी हो जाती है। तो यूएस यूके के अंदर अगर बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, तो ओवरऑल उसको बोलने में परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन उसका आईक्यू नॉर्मल होगा या अबव एवरेज होगा, मतलब उसकी डिसएडवांटेज, उसकी डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल नहीं होगी। लेकिन इंडिया के अंदर बच्चे को ऑटिज्म हो गया तो पहले तो ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं हो पाता, उसके बाद उसका इलाज नहीं हो पाता। तो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, क्योंकि सही समय पे उनको क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा है। फिर और कुछ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एप्रोप्रिएट क्लिनिकल एक्सपर्टीज इंडिया के अंदर बच्चों को नहीं मिल पाता। फिर इन्हीं बच्चों का जब मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन होता है तो वहां पे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, इस प्रकार की चीजें होती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, यही चीजें अगर आप फॉरेन में चले जाओ तो अवेलेबल है। तो अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस ही प्रॉपर तरीके से नहीं होगा इंडिया के अंदर, तो आप सही समय पे पता ही नहीं कर पाओगे कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। और ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस होते हैं ना दोस्तों, अगर इनको आप शुरू में आइडेंटिफाई कर लो तो इनको सॉल्व करना, इनको ट्रीट करना आसान होता है। अगर आपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को शुरू में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वो डिसऑर्डर वो आपके साथ जेल होता जाएगा, फिर उसको दूर करना मुश्किल होगा। अब प्रॉब्लम ये कि आप ऑटिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो इसके लिए कुछ बिहेवियरल असेसमेंट टूल बनाए गए हैं, जैसे क्वेश्चनर्स हो गया, प्रोफेशनल्स के साथ इंटरव्यू हो गया। तो जो भी ऑटिज्म से रिलेटेड रिसर्च और क्लिनिकल वर्क है उसके लिए ऑलरेडी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट इस लिटरेचर को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने के रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, जैसे हमारे पास उतने क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं है। तो इंडिया ने इंडियन कंटेक्स्ट में ही अपने कुछ ऑटिज्म असेसमेंट टूल निकाल दिए हैं जो कि एडवांस ऑटिज्म टूल से थोड़ा डिसएडवांटेज पे है। तो ये जो इंडिजीनियस ऑटिज्म असेसमेंट टूल है, इनका इस्तेमाल इंडिया के अंदर बढ़ रहा है और वो प्रॉपर तरीके से ऑटिज्म की डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है, ऊपर से टूल्स बहुत सारे हैं तो उनको आपस में कंपेयर करना, कोई एक कॉमन पैमाना निकालना, ये भी हम यहां पे नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर ऑटिज्म को प्रॉपर तरीके से आपको डायग्नोस करना है तो क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू प्रोसेस तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ ऑब्जर्वेशनल मेजर्स भी लगेंगे, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर बच्चे के अंदर ऑटिज्म है ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। फिर जो बच्चे ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं उनके स्लीप पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उनके डाइटरी पैटर्न को, सेंसरी सिम्टम्स को, इम्यून फंक्शंस को, इन सब चीजों को भी यहां पे एसेस करना जरूरी है। इंडिया के अंदर 10,000 से कम साइकेट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं। ये साइकेट्रिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरऑल ऑटिज्म की डायग्नोसिस के लिए, और वही हमारे पास यहां पे कम है। बिहेवियरल असेसमेंट करने के लिए इनफ अमाउंट में लोग ही नहीं है। फिर ग्राउंड लेवल पे जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल बच्चे हैं जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उनको मदद करने के लिए ग्राउंड स्टाफ जैसे कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये प्रॉपर तरीके से स्किल्ड नहीं है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो कैजुअल तरीके से हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना। एक क्लिनिकल डायग्नोसिस साइंटिफिक वे की जरूरत है ताकि प्रॉपर इंटरवेंशन किया जा सके और सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। कई बार तक क्या होता है, माँ बाप सालों तक इंतजार करते रहते हैं, ओवरऑल देश के अलग अलग हिस्सों में जाके बच्चों को डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे को ऑटिज्म में समझ में ही नहीं आ रहा होता कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे हैं।
बताई गई है। तो ऑटिज्म के रिस्पेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, ये भी बताया जा रहा है कि न्यूरो डेवलपमेंट के डोमेन में जितनी जल्दी आप चीज़ों को डायग्नोस कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, उतनी जल्दी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना आसान होगा। जितना आप डिले करोगे उतनी ही प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। उसके साथ साथ एक ऑल इंडिया प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है ऑटिज्म पे। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑटिज्म डेवलप करने की जरूरत है, जो कि रिसर्चर्स, क्लिनिशियन, सर्विस प्रोवाइडर्स को एंड यूजर्स इन ऑटिज्म कम्युनिटी के साथ जोड़ेगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे: असेसमेंट, इंटरवेंशन और अवेयरनेस, जिसके बेसिस पे हम ऑटिज्म की प्रॉब्लम को एक लार्ज स्केल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी सोसाइटी में जो स्टिग्मा एसोसिएटेड ऑटिज्म से उसको हटाने की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस बिल्डअप करने की जरूरत है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करने की जरूरत है, इंडियन ऑटिज्म कमिटी में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, तब जाके चीजें हो पाएंगी। फिर अगला आर्टिकल भैया, नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडियन पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। बेसिकली जापान का मजाक से उड़ा रहे हैं। फ्यूमियो किशिडा साहब जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए मार्च 2023 में। मोदी जी के साथ उन्होंने यहाँ पे बातचीत की, G7 G20 के मुद्दे पे यहाँ पे बातचीत हुई। जापान का न्यू प्लान फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसके रिस्पेक्ट में भी बातचीत हुई। तो जापान बार बार ओवरऑल, जापान के जो पीएम है फ्यूमियो किशिडा, ये बार बार ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट जापान ने यहाँ पे दिया है। अभी बहुत सारे डिस्टेबलाइजिंग इवेंट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, चाइना का असर्टिवनेस चल रहा है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बवाल चल रहा है, ताइवान स्टेट में बवाल चल रहा है, ये सब आपको पता है। तो ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का न्यू प्लान है ना, जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, टेरिटोरियल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात करता है, तो ये ओवरऑल जापान की तरफ से प्रपोज किया गया, ऐसा यहां पे बोल रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर रशिया यूक्रेन वॉर के स्टांस को लेके प्रॉपर सेट नहीं है। बिन पैंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़क रहे हैं, कोई रशिया की तरफ खड़ा हुआ है, कोई ओवरऑल यूक्रेन बैक्ड नाटो के पीछे खड़ा हुआ है। तो जापान ये बोलता है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के अंदर हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इंगेज करेंगे ऑफ द रीजन, और इंडिया भी इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। फिर जापान यहां पे क्या बोल रहा है कि 4 पिलर्स ऑफ कॉपरेशन को हम यहां पे लेके आ रहे हैं। पिलर्स कौन से हैं? प्रिंसिपल्स फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, एड्रेसिंग चैलेंजेस इन एन इंडो पैसिफिक वे, मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी, एक्सटेंडिंग सपोर्ट फॉर सेफ्टी एंड सेफ यूज ऑफ द सी एंड एयर। तो पहले पिलर में क्या बात की जा रही है कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा सफर करती हैं जब रूल ऑफ लॉ वायलेट होता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ वायलेट किया जाता है ताकतवर कंट्रीज के द्वारा, और ताकतवर कंट्रीज को प्रॉपर तरीके से पुशबैक नहीं पास कर पाती कमजोर कंट्रियां। एक तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जापान चाहता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इनमें सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, G20 प्रिंसिपल्स फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इंक्लूसिव यहां पे डेवलपमेंट हो। फिर सेकंड पिलर के अंदर किशिदा साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि FOIP के लिए रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को वाइड रेंज ऑफ एरियाज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ में इंप्लीमेंट करना है। इस प्रकार की बातें करें। मुझे तो थोड़ा बोल बच्चन टाइप के डायलॉग लग रहे हैं। फिर तीसरे पिलर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स यहां पॉइंट आउट किए गए साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लिए। जापान ने $100 मिलियन का कमिटमेंट किया है जापान एशियन इंटीग्रेशन फंड के लिए, जो कि प्रमोट करेगा बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के कंसेप्ट को। फिर एक नया पलाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये भी जापान यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली जापान किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। और चौथे पिलर के अंदर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रांग करने की बात कर रहा है जापान। जापान कह रहा है कि ये इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, डेवलपमेंट चार्टर को डेवलप करेंगे, और आगे आने वाले 10 सालों में नए फ्रेमवर्क में प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन के तौर पे मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो भी वल्नरेबल देश है उनके मेरीन एसेट्स को सेफगार्ड किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे आने वाले समय में इंडो पैसिफिक की इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स में सेंट्रलिटी होगी जापान की। जापान को एक एग्रेसिव और एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूमियो किशिडा। और देखिए वो करते ही ओवरऑल लीडर्स, मोदी जी इंडिया के लिए करते हैं, जापान के लिए फ्यूमियो किशिडा जी कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है भाई, तेलंगाना के बजट से रिलेटेड आर्टिकल है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। बियॉन्ड कस्टम्स, तो भैया रेयर पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में इनोवेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे लाना जरूरी है। इसके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया गया है। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज के अंदर जितनी भी रेयर डिजीज लिस्टेड हैं उनके लिए जो भी दवाइयाँ इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जाती है उसके ऊपर से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। एंटी कैंसर ड्रग पेम्ब्रोलिजुमाब के ऊपर से भी बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है। इससे पहले क्या सरकार ने कुछ किया है रेयर डिजीज के रिस्पेक्ट में? तो जी हाँ, बिल्कुल किया है दोस्तों। इससे पहले स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी
या फिर कह लीजिए ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर ओवरऑल जो ड्रग्स इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर से भी बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले हटाई गई थी। ज्यादातर अगर आप देखो तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है उन दवाइयों के लिए जो कि रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर मतलब आप कह लो एग्जेम्पशन को लेने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। देखिए क्या होता है, जब कस्टम्स के सामने गुड्स इंपोर्ट होते हैं ना, तो 3004 चैप्टर के अंदर ये दवाइयां आती हैं और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं। तो रेयर हेल्थ डिजीज की जो दवाई है वो भी इसमें आ रही होगी, पैरासीटामोल भी इसमें आ रही होगी। तो आप कैसे पता करोगे कि इस दवाई को एग्जेम्पशन देना है? तो बेसिकली रेयर दवाइयों के रिस्पेक्ट में जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इंपोर्ट कर रही है इन दवाइयों को, वो एक सर्टिफिकेट लेके आएगी स्पेसिफाइड अथॉरिटी से। वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन सी है वो मैंने कल और परसों करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। उस स्पेसिफाइड अथॉरिटी को प्लेस किया जाएगा कस्टम्स के सामने और कस्टम्स यहां पे 10% की जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो यहां पे माफ कर देगा। तो ये बातें यहां पे बताई जा रही है। देखिए, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज का ये एस्टिमेशन है कि एक बच्चा जिसका वजन 10 किलो है, उसकी जो एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हो सकती है रेयर डिजीजेस की, वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ सालाना हो सकती है। और जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन दे देना ऑटोमेटिकली बहुत सारे खर्चे को यहाँ पे कम कर देता है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस जो रेयर डिजीजेस के रिस्पेक्ट में पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेप की तारीफ भी यहाँ पे की है। ठीक है ना भाई? वैसे तो ये रेयर डिजीजेस है, लेकिन इंडिया के अंदर इन डिजीजेस का इंसिडेंस देखेंगे तो हम हिल जाएंगे। 7 से 8 हजार अलग अलग प्रकार की डिजीजेस हैं। 450 तो इंडिया के हॉस्पिटल से रिपोर्ट हो चुकी है और इंडिया के अंदर 10 करोड़ लोग इससे सफर कर रहे हैं। तो इंडिया का बड़ा तबका इस पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा है। तो पॉलिसी बनानी तो जरूरी थी। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज बन चुकी है और उसके अंदर बहुत से एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं एंड दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है भाई, फिर आगे लॉन्ग ऑन इंटेंट द एस्पिरेशन ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सीम्स एम्बिशियस। तो भैया इंडिया की रिफ्रेश्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहां पे लॉन्च हो गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल साहब ने क्या बोला है कि हम टोटल एक्सपोर्ट करेंगे $2 ट्रिलियन का 2030 तक। तो भैया अगर ओवरऑल पिछले 7 सालों का डाटा उठा के देखो तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को 3 गुना बढ़ा पाए। 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, $760 बिलियन के गुड्स और सर्विसेज हमने यहां पे एक्सपोर्ट किए। तो ये $760 बिलियन इट इज एन इंक्रीमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75%। ठीक है, लेकिन $760 बिलियन से $2 ट्रिलियन पढ़ना, दिस विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ 3 टाइम्स, 3 गुना। तो अपने आप में एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है और ये एम्बिशियस टारगेट हम बना रहे हैं। बट बोला ये जा रहा है दोस्तों कि ठीक है, हम ट्रेड पॉलिसी के रिस्पेक्ट में टारगेट्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी अप्रोच है ट्रेड के रिस्पेक्ट को लेके, वो अप्रोच वही है जो हम पहले से यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान की बात की जा रही है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्लान में कुछ एसेंशियल और लॉडेबल वे बताई गई हैं, लेकिन वो वे किसी भी तरीके से नॉवल या इनोवेटिव नहीं है। वही चीजें हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम को कम करना, कार्गो रिलीज के टाइम को कम करना, पेपरलेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को लेकर आना। हालांकि इन स्टेप्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। समझ गए बात को? फिर अगर आप देखो तो इस बार वो एक्सपोर्टर्स जो कि एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उनको वन टाइम यहां पे एग्जेम्पशन दिया गया है। थोड़ा यहां पे टाइम दिया गया ताकि वो अपने एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी की जो भी नॉर्म्स है उनको यहां पे फुलफिल कर सकें। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सरकार यहां पे इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रही है और इस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव नहीं दे रही है, उनकी कॉस्ट को कम कर रही है। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर तरीके हैं ये नॉवल नहीं है, ये इनोवेटिव नहीं है। पहले की तरीकों को ही थोड़ा सा यहां पे रिफाइन किया जा रहा है और कुछ यहां पे नहीं हो रहा है। फिर ऑनलाइन ट्रेड की भी यहां पे बात की जा रही है। आज की डेट में ऑनलाइन मोड में ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पूरा का पूरा एक चैप्टर यहां पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिनोट किया गया है, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, जो कि डेडिकेटेड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स को सेटअप करने की बात करता है यहां पे। तो 2030 के $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को हम मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पोटेंशियलिटी तो बहुत दिख रही है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।